हेलो दोस्तों, आपका रंजन स्टडी वाईटी में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 4 कवर करने वाला है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, एक भी टॉपिक आपका बाकी नहीं रहेगा, जो कि आपका झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, सिलेबस में। तो आप लोग को बता दें वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हम यहाँ पे अभी सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि अभी आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हम 2 यूनिट अभी कवर कर चुके हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आइकन में भी आपका आ रहा होगा, शो कर रहा होगा, तो वहाँ से भी आप लोग वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है स्क्रीन पे, बाकी हम लोग कॉपी में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख ही सकते हैं क्या क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड बैटरीज एंड यूपीएस में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टाइप्स एंड एप्लीकेशन विद देयर रेटिंग्स, इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसमें देखिए आपका बैटरी हो गया, यूपीएस हो गया, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं, अब एक एक पॉइंट को एक एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है व्हिच सेंड्स पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ठीक है, क्या है ट्रांसफार्मर? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल। स्टैटिक मतलब समझते हैं हिलता है, सब नहीं है इसमें। आप लोग ट्रांसफार्मर देखें कभी छिलते हुए, कूदते हुए? नहीं ना। अल्टरनेटर से मोटर को देखे होंगे, उसमें वर्किंग डायनेमिक रहता है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि पावर को सेंड करता है एक सर्किट से अनदर सर्किट में दोस्तों। तो समझ गए आप लोग। और इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं रहता, कांस्टेंट रहता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। आई होप कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, स्टैटिक जो कि हिलता है, सब नहीं है। विच सेंड्स पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, जो पावर को एक सर्किट से अनदर सर्किट में देता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, भेजता है, और विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये किस चीज़ पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ई प्रॉपर्ली ऑब्जर्व इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल, खुद के अंदर ही तो होता है ना। इसको तो प्रिंसिपल लगा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या प्रॉपर्ली ऑब्जर्व क्या देखते हैं? बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, अंदर ही तो होता है इंडक्शन में। ठीक है, जस्ट लाइक इंडक्शन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड इन ट्रांसफार्मर कंडक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इन नेचर। देखिए क्या हम अभी आपको बोले ना, ट्रांसफार्मर जो होता है कांस्टेंट डिवाइस होता है। इसको क्या है, अगर ट्रांसफार्मर कंडक्टर कांस्टेंट है तो सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इन नेचर। स्टैटिकली होगा, स्टैटिक मतलब हिलेगा, सब नहीं। तो आई होप कि आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। एंड सेकेंड हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल, वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी टू विच कनेक्टेड एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखिए क्या है ना, ये इट कंसिस्ट 2 कॉइल, इसमें क्या 2 कॉइल लगता है। ठीक है, एक प्राइमरी रहता है, वो सेकेंड रहता है। वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी, जिसको प्राइमरी बोलते हैं, टू कनेक्ट द अल्टरनेटिंग सोर्स। मतलब कोई भी अगर लोड देंगे उधर साइड में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, लोड देंगे उसको सेकेंडरी। हम ट्रांसफार्मर के फिगर बना के आप लोग समझा देंगे। अल्टरनेटिंग सोर्स जिधर देंगे, ईएमएफ जिधर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उधर क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। ठीक है, कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे देख सकते हैं। across which an induced EMF developed due to the varying current in the primary। EMF क्यों बनता है? करंट के चलते बनता है। ठीक है, करंट रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा EMF। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फ्लक्स कैसे बनता है, और फ्लक्स भी आप लोग बता देंगे क्या होता है। across which induced EMF developed by due to the varying current and in the primary। जब करंट प्राइमरी वेरी करेगा तभी बनेगा। ठीक है, EMF इंड्यूस होगा। आई होप के दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आप लोग इस नोट्स का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो
और पीडीएफ का पासवर्ड भी, अगर देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसका पासवर्ड हम वीडियो के लास्ट में आपको कभी भी बता सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए द ट्रांसफार्मर इज नेम स्टेप अप। देखिए अब क्या ट्रांसफार्मर वर्किंग इसका देख रहे हैं हम लोग ना। अभी ट्रांसफार्मर के नेम स्टेप अप क्यों बोले एंड स्टेप डाउन क्यों बोले, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न के चलते इसको स्टेप अप स्टेप डाउन बोलेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कैसे होता है सेकेंडरी कॉइल के चलते। ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ टर्न इज लार्जर इन सेकेंडरी, क्या होगा ना, देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इस टाइप का है। ठीक है, अगर प्राइमरी में अगर कॉइल कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसमें ज़्यादा इधर साइड है और इधर कम हो गया तो इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ गए दोस्तों, बस इतना ही कंसेप्ट था, इसी को आप लोग को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉलर इन सेकेंडरी देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या नंबर ऑफ टर्न स्मॉलर रहेगा सेकेंडरी में तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। आप लोग समझाई दिए अभी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो, द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑल्सो नॉन एज द टर्न्स रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो को टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर रेशियो को दोस्तों। तो इसको इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। क्या होता है ट्रांसफार्मर रेशियो, ना ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, इसको टर्न्स रेशियो बोलते हैं। और इज द रेशियो क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न कितना है प्राइमरी में, और टू द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितना है उसी को बोलते हैं रेशियो को, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी को, उसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। आप लोग समझाते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, आगे हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो द फ्लक्स लिंकिंग इन प्राइमरी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, द फ्लक्स लिंकिंग इन प्राइमरी एट एनी इंस्टेंट इज एन पी। देखिए एन मतलब एन पी मतलब नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी और फ्लक्स इससे देखिए जितना नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना फ्लक्स अच्छा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी चलते मल्टीप्लाई हो गया ये। एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस ऑन इट, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न क्या करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन गिवन बाय। देखिए टोटल ईएमएफ क्या इंड्यूस इन प्राइमरी में जितना इंड्यूस होगा, क्यों होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो गिवन कैसे होगा, तो ई पे देखिए कैसे होगा, ईएमएफ इन प्राइमरी इक्वल टू एन पी। तो यहाँ पे डेरिवेशन आपका लगता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन लगता है, देखिए फ्लक्स क्या रिस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार बनेगा, टर्न के अनुसार। ठीक है, आई होप कि आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं, एन पी डी फाई डिवाइड बाई डी टी होता है। ठीक है, बाई जम्पसम द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग इज नियरली जीरो। क्या है जम्पसम, बाई जम्पसम थ्योरी के अनुसार रेजिस्टेंस क्या होता है वाइंडिंग में, नियरली बहुत कम रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो रहता है। सो ई पी इक्वल टू क्या होता है, मतलब ई एम एफ प्राइमरी में क्या हो जाएगा, इक्वल टू वी पी मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी। ठीक है, एवरी इंस्टेंट, हेंस वी पी इक्वल टू ई एम एफ इन प्राइमरी इक्वल टू एन पी डी फाइव बाई डी टी। तो हम लोग सिमिलरली वी एस इक्वल टू मतलब वी सेकेंडरी इक्वल टू ई एस इक्वल टू एन एच डी फाइव बाई डी टी कर लेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या आएगा, वी एस बाई बी पी इक्वल टू ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी इक्वल टू के क्या कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वी एस बाई बी पी इक्वल टू ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी। मतलब वी एस मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, बी पी मतलब प्राइमरी वोल्टेज, ई एस मतलब ई एम एफ इन सेकेंडरी, ई पी मतलब ई एम एफ इन प्राइमरी, एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, एन पी मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। आई होप के दोस्तों समझ गए होंगे, कॉन्स्टेंट के हम लोग कॉन्स्टेंट लेंगे। ठीक है, एंड वेयर के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जो के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसी को बोलते हैं के को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसी को बोलते हैं। तो अगर हम स्टेपलेड ट्रांसफार्मर में क्या हम लोग प्रूव किए कि वी एस क्या होगा, वोल्टेज सेकेंडरी से इसमें क्या होगा प्राइमरी में
सेकेंडरी क्या होगा, बड़ा होगा स्टेप अप में, क्योंकि देखिए हम लोग कॉइल ज़्यादा मानेंगे इसमें सेकेंडरी साइड में, प्राइमरी में कम रहेगा, तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, सॉरी हाँ। तो फॉर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो जाए, बी एस मतलब सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज से के बड़ा कौन है, प्राइमरी वोल्टेज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कम करना है ना, तो हम लोग का वोल्टेज देखिए सेकेंडरी वोल्टेज को कम करेंगे, अब प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो आई के दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स क्या है, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर है टाइप्स में आता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी आता है। तो पावर ट्रांसफार्मर हम लोग देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो द टर्म इज यूज इंक्लूड ऑल ट्रांसफार्मर ऑफ लार्ज साइड। इसमें क्या होता है ना, यूज क्या होता है, टर्म इंक्लूड ऑल ट्रांसफार्मर रहता है, जैसे लार्ज साइज का जितना बड़ा बड़ा रहता है सब इसमें रहता है, ठीक है, इंक्लूड रहता है इसमें, जैसे 250 kVA का, एंड वो इससे बड़ा बड़ा रहता है 250 kVA का, ठीक है। क्यों यूज होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पावर स्टेशन है, एंड सब डिवीजन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द वोल्टेज एट ईच एंड ऑफ ए पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जहाँ ट्रांसमिशन जैसे बहुत दूर दूर से जहाँ भेजना है ना, जैसे मान लीजिए पावर जहाँ पावर जनरेट होता है, ठीक है, पावर स्टेशन सब स्टेशन पे, तो यहाँ पे जैसे ग्रिड हो गया, ग्रिड है सब पे सब स्टेशन जैसे होता है, यहाँ पे यूज होता है पावर ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है, द ट्रांसफार्मर ऑफ ए रेटिंग अप टू 250 kVA, ठीक है। इसका देखिए क्या 250 kVA तक ही इसका रेटिंग रहता है, ठीक है, उससे कम का। हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर ऑफ ए रेटिंग अप टू 200 kVA, 200 kVA तक, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं, 200 kVA तक यूज होता है स्टेप अप में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज होता है बेसिकली, ठीक है। और द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज टू ए स्टैंडर्ड सर्विस वोल्टेज एज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या आपको समझ नहीं रहा टर्म से, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये बांट रहा है, आपका जो घर में गांव में लगा हुआ रहता है, घर में नहीं सॉरी गांव में जो लगा हुआ रहता है, चाहे आप जहाँ शहर में भी रह रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना लाइट को, हम लोग उधर 3 पे जा रहा है, उसको बहुत सारा जगह में भेज रहा है, इधर उधर 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 भेज रहा है, डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है। इट इज यूज टू कमर्शियल बिल्डिंग के सब में यूज होता है, इंडस्ट्रियल पार्क के सब में, अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम में, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन भी ऑन कर दें, बाकी क्योंकि हर एक चैप्टर का आपका हम जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। एंड ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेटिंग हम लोग देखते हैं। ट्रांसफार्मर रेटिंग इट इज़ डिफाइंड एज द पावर विच कैन सेफली एंड इफिशियंटली डिलीवर बाय द मशीन अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। क्या है ट्रांसफार्मर रेटिंग, मतलब इट इज़ डिफाइंड क्या करते हैं, पावर विच कैन सेफली एंड इफिशियंसी डिलीवर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो जा रहा है ना, रेटिंग उसी का है, ठीक है, मशीन अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन भी रहता है ट्रांसफार्मर रेटिंग, उसी को बोलते हैं। और क्या रहता है देखिए, द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज में इज इक्वल टू द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, इसमें रेटेड प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ठीक है दोस्तों। और मल्टीप्लाइड बाय द टर्न रेशियो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्राइमरी रेटेड इक्वल टू वी सेकेंडरी इंटू एन पी बाई एन एस, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। दोस्तों 1 मिनट आप लोग रिवीजन कीजिए कॉपी में, ठीक है, हमें 1 मिनट प्लान कीजिए, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आप लोग ट्रांसफार्मर रेटिंग पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग का ट्रांसफार्मर इतना ही था,
ठीक है। ट्रांसफार्मर ख़त्म हो चुका है, ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था आपको। देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले होंगे उन लोगों का पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एंड हम ट्रांसफार्मर का भी लेक्चर डाल चुके हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्पेशली हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अब इंडक्शन मोटर में पहुंच गए हैं। ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गया, इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो इंडक्शन मोटर देखते हैं। तो द मोटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मोटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, उसी को बोलते हैं नॉन एज इंडक्टर मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर, सॉरी इंडक्शन मोटर बोलते हैं। द मोटर क्या होता है, वर्क प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर क्या होता है, द मोटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है, विच काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, उसी को बोलते हैं इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो चलिए आगे देखते हैं हम सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो सिंगल फेज और 3 फेज, सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज सिंगल फेज सप्लाई। इसमें सिंगल फेज में क्या होगा, हम लोग को मात्र सिंगल फेज सप्लाई क्या ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज टू सिंगल फेज सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, यूज होता है सिंगल फेज सप्लाई में काम आता है, ठीक है। एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर आर यूज 3 फेज सप्लाई, सिंगल में सिंगल, 3 में 3, याद करना ट्रिक समझ गए। दिस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। और क्या होता है ये देखिए 3 फेज क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। एंड द स्टार्टिंग टर्क इज लो, स्टार्टिंग में टर्क बहुत कम रहता है, लो रहता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग टर्क हाई रहता है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंपल कंडक्शन रहता है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन उतना मतलब खराब मतलब बढ़िया इजीली रहता है, ठीक है कंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है मतलब रिपेयर करने में भी। और दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, दे आर मोस्टली यूज इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। क्या डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज होता है, घर सब में, ठीक है। दे आर यूज टू इंडस्ट्री एप्लीकेशन, इंडस्ट्री सब में यूज होता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या है सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन। सिंगल फेज में सिंगल लगेगा, 3 फेज में 3 फेज लगेगा, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग तक लो रहता है, इसमें हाई रहता है चालू करने का, ठीक है। सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है, इसमें कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें डोमेस्टिक एप्लीकेशन क्या रहता है, ठीक है, यूज़ करते हैं, उसमें इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेसेसिटी ऑफ स्टेटर, स्टेटर का क्या ज़रूरत है, तो स्टेटर क्या है ना, एक इसेंशियल डिवाइस यूज टू स्पेशली स्टार्ट एंड कंट्रोल तो स्टेटर की क्या ज़रूरत है, हम लोग यही देख रहे थे नेसेसिटी ऑफ स्टेटर्स। तो स्टेटर्स क्या है, एक इसेंशियल डिवाइस यूज टू सेफली स्टार्ट, सेफली बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करता है एंड कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक मोटर को। पार्टिकुलरली क्या है, इंडक्शन मोटर इसमें यूज होता है, ठीक है। ज़्यादातर इंडक्शन मोटर ही हम लोग देखते हैं रखते हैं, ठीक है। एंड हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है डिस्क्राइब डोल एंड स्टार डेल्टा स्टेटर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टेटर क्या होता है और डोल क्या होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर इसको बोला जाता है, ठीक है। डोल को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है टिक द करेक्ट ऑप्शन में। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे हम जो पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कनेक्ट्स द मोटर डायरेक्टली टू द पावर सप्लाई, क्या है, डोल क्या है, पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट टू द मोटर डायरेक्टली टू द पावर सप्लाई, इसमें क्या है, पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं इसमें, बस डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट दे देंगे। और मोटर स्टार्ट इंस्टेंटली विथ फुल वोल्टेज, एकदम इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टेटर में क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टेटर में क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टेटर
इज ए टाइप ऑफ रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टेटर यूज टू स्टार्ट। ठीक है, देखिए क्या है स्टार डेल्टा स्टेटर, टाइप है जो कि रिड्यूस करता है वोल्टेज को। ठीक है, स्टेटर यूज टू स्टार्ट करने के लिए क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने यूज होता है। ठीक है, ये स्टार डेल्टा स्टेटर क्या होता है, जो कि हम लोग के एक टाइप है रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज को स्टेटर में। यूज क्या होता है, इसका यूज है यही कि स्टार्ट करने के लिए फेज इंडक्शन को, ठीक है, स्टार्ट करने यूज करता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। इट रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है एंड वोल्टेज ड्रॉप मिनिमाइजिंग मोटर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। ठीक है, स्टार्टिंग करंट क्या है एंड वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, मिनिमाइजिंग मोटर हीटिंग मतलब हीटिंग को कम करता है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टेटर और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, स्ट्रेस मतलब आप लोगों मत समझिए, जो स्ट्रेस आप लोग लेते हैं ब्रेकअप के बाद और क्या बोलते हैं पढ़ाई में लेते हैं, ठीक है, वो वाला स्ट्रेस इसमें नहीं, इसमें भी स्ट्रेस हो पैदा होता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग क्या मन में लड्डू फूट रहा होगा। लड्डू क्या फूटेगा, रो रहे होंगे बैठ करके। कुछ तो पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं है पूरा साल भर क्या 6 महीना नहीं किए हैं अभी पूरा। सेकेंड सेमेस्टर में टाइम बचे हुआ, पढ़ लीजिए, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होने वाला है एग्ज़ाम में, लटक जाइएगा फिर समझ लीजिएगा क्या होगा। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप पढ़ाई कीजिए शांति से। नोट्स हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट आर डिफरेंट, अब देखिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर द फेलियर ऑफ स्टेटर एंड इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्या है डिफरेंट कॉज देखेंगे इसमें। ठीक है, रेमेडीज देखेंगे। ठीक है, और इसमें फेलियर क्या है। ठीक है, इसका कॉज कैसे कर सकते, ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब ठीक कैसे देख रेख कैसे करेंगे, उसका बोला था रेमेडीज को। और फेलियर क्यों होता है फेल, उसको देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार डेल्टा स्टेटर में, अब यहाँ पे देखिए, अब स्टेटर क्या है, स्टेटर फेलियर कॉज क्यों होता है, स्टेटर फेल क्यों ही होता है, तो ओवरलोड, वो क्यों होता है, ओवरलोड के चलते होता है। ओवर करंट आ गया ज़्यादा तो स्टेटर क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ठीक है, वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होगा तो, ठीक है, एंड क्या है फॉल्टी रिलेज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप लोग देखिए फॉल्टी मतलब फॉल्ट कहीं रह गया तो इसके स्टार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटर क्या होगा, फेल हो जाएगा। और रॉन्ग वायरिंग मतलब कनेक्शन, इसके चलते भी फेल हो सकता है। डस्ट मॉइस्चर ये सब लग गया, उसके चलते भी हो सकता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के सब जो भी है ये सब चलते लगता है। ठीक है, ग्रीस ये सब नहीं दिए, मॉइस्चर। एंड इसका रेमेडीज़ क्या है, मतलब इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक मतलब ढंग से रखेंगे, हरदम इसको चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे ओवरलोड रिले को। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे रिले को। और इंश्योर प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई, वो वोल्टेज को क्या प्रॉपर देंगे, ये नहीं कि आधा अधूरा नहीं, पूरा प्रॉपर वोल्टेज में सप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंश्योर प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई, इंस्पेक्ट क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन भी करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और रिले ये सबको भी रिप्लेस सब करते रहेंगे हरदम, क्योंकि ख़राब हो सकता है दोस्तों। ठीक है, वेरीफाई वायरिंग कनेक्शन वायरिंग कनेक्शन को हम लोग ठीक रखेंगे। ठीक है, और सील मतलब अच्छा से रखेंगे। ठीक है, सील करके रिप्लेस स्टेटर इनक्लोजर रिप्लेस अच्छे से करेंगे। ठीक है, और देखिए ये सब चीज़ इसलिए समझाया जा रहा है ना कि आप लोग बेसिक नॉलेज रहे हर ब्रांच को, इसीलिए समझाया जा रहा है आपको लोगों को। समझ रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा क्यों सिविल वालों CS वालों की इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जा रहा है। अरे आप लोगों को बेसिक समझाया जा रहा है, कम से कम किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा ना छोटे छोटे चीज़ के लिए। आप लोग को क्या सिलेबस में वायरिंग दिया हुआ था, वायरिंग हल्का सीख लीजिएगा तो क्या घटा है उसमें, नहीं ना लॉस। तो क्या है इंडक्शन मोटर फेलियर कॉज क्यों होता है, इंडक्शन मोटर फेल तो ओवर हीटिंग के चलते होता है, ओवरलोडिंग के चलते होता है, वोल्टेज अनबैलेंस मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो इसके चलते हो जाएगा। और बेयरिंग फेलियर, बेयरिंग अगर फेल हो गया, रोटर स्टेटर डैमेज, स्टेटर सब डैमेज हो गया तो
देखिए हम लोग अभी स्टेटर ऊपर में देखे स्टेटर फेलियर क्यों होता है, तो ओवरलोडिंग ऊपर देखिए लगभग मतलब सेम ही रहता है, ठीक है। वोल्टेज अगर अनबैलेंस हुआ तो इसमें फेलियर हो सकता है इंडक्शन मोटर। और बेयरिंग फेलियर, बेयरिंग सब फेल हो गया तो ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, हम आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसका रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ यही है कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में था मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उतना आप लोग समझ सकते हैं, हम जानते हैं आप लोगों को। तो चेक एडजस्ट मोटर लोडिंग, मतलब इसमें रेमेडीज कैसे ठीक कर सकते हैं? तो चेक करते रहेंगे, एडजस्ट करेंगे मोटर को हरदम, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर कूलिंग, प्रॉपर कूलिंग इसको ठंडा होने लेंगे, ही नहीं कि चला रहे दिन रात पूरा चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं, तो ब्लास्ट नहीं होगा, मुँह नाक सब काला हो जाएगा, समझ लीजिएगा। और इसमें क्या है, बैलेंस वोल्टेज सप्लाई रहेगा तब तो अच्छे से चलेगा ना। वोल्टेज अगर अच्छे से नहीं सप्लाई रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा तो इधर उधर हो जाएगा। रिप्लेस बेयरिंग, बेयरिंग को रिप्लेस हम लोग करेंगे। एंड रिवेंड रिप्लेस मोटर, ठीक है। रिवेंड या रिप्लेस मोटर रिप्लेस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यूपीएस। यूपीएस मतलब क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग यूपीएस देखते हैं, यूपीएस क्या है। तो यूपीएस एंड यूपीएस इज ए टाइप ऑफ डिवाइस दैट गिव्स इमरजेंसी पावर। यूपीएस क्या है ना, इमरजेंसी समझिए, इमरजेंसी डिवाइस है जो कि इमरजेंसी टाइम में हम लोग काम करते हैं, इमरजेंसी पावर देता है, ठीक है। टू प्रीवियस लोड व्हेन द इनपुट पावर टिपिकली फॉल्स। मान लीजिए इनपुट जो दिए थे लाइन से और डायरेक्टली कट गया, लाइट कट गया, मतलब वहाँ पावर स्टेशन से काट दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, इसमें यूपीएस रहेगा कंप्यूटर में, तो आपका डेटा बच जाएगा ना, जो भी लेके होंगे टाइपिंग किए होंगे आपका तो चला जाता है उसमें। अगर बैटरी वोटरी नहीं लगा है, डायरेक्टली शॉर्टकट सेव नहीं किया रहेंगे तो। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे यूपीएस क्या है। टाइप से जो कि डिवाइस गिव्स इमरजेंसी के टाइम काम देता है। और मान लीजिए उधर से हम पावर स्टेशन से आया, उधर से कट गया, तो हम लोग का बैकअप में काम देगा, ठीक है। तो बैकअप में काम देगा, तो हम लोग यही था। एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, लिस्ट द टाइप्स एंड एप्लीकेशन क्या है? तो लिस्ट की टाइप एंड एप्लीकेशन का लिस्ट देखते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ यूपीएस, यूपीएस का टाइप क्या क्या है? स्टैंड बाय यूपीएस बोला इसको, यूपीएस ऑफलाइन यूपीएस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ऑफलाइन के टाइम क्योंकि काम देता है। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस इसको होता है, टाइप्स बहुत सारा है। और ऑनलाइन यूपीएस होता है जिसमें डबल कन्वर्जन यूपीएस, ठीक है। मॉड्यूलर यूपीएस, सेंट्रलाइज्ड यूपीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड यूपीएस, हाइब्रिड यूपीएस, सोलर यूपीएस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ यूपीएस हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूपीएस। स्टैंड बाय यूपीएस इसको, ठीक है, ये वो रहता है। ऑफलाइन यूपीएस भी इसको बोला जाता है। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, ठीक है। ऑनलाइन यूपीएस, डबल कन्वर्जन यूपीएस, मॉड्यूलर यूपीएस, सेंट्रलाइज्ड यूपीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड यूपीएस, हाइब्रिड यूपीएस, सोलर यूपीएस, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो आगे है हम लोग के नेक्स्ट टाइप के आईटी एंड नेटवर्किंग। आईटी एंड नेटवर्किंग में क्या है, इसमें हम लोग सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम लोग एडवांटेज छूट गया, एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या क्या है? तो एप्लीकेशन में बहुत सारा आता है, एप्लीकेशन बहुत सारा, अरे बहुत ना, मतलब बहुत समझिए ना, मेरे बात को समझ नहीं रहे हैं। तो एप्लीकेशन में इंडस्ट्रियल हो गया था, इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग सब में हो रहा है, चल रहा है, मशीन एक डायरेक्टली कट गया तो सब उसमें कपड़ा फंसा रह जाएगा, ठीक है। ऑयल एंड गैस रिफाइंस, ठीक है, केमिकल प्लांट में इसमें क्या है, कमर्शियल डाटा सेंटर है सब पे, ठीक है। सर्वर रूम्स, ऑफिस बिल्डिंग, इस सब में रहता है यूपीएस का यूज होता है। जिसमें कि आईटी नेटवर्किंग भी एक आता है, आईटी नेटवर्किंग भी इसमें आता है, जिसमें सर्वर फॉर्म्स, नेटवर्क क्लोस्टेज, ठीक है, और डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज। फिर इसमें मेडिकल में आपका हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल
इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी में रहता है ना, सॉरी इमेजिंग सेंटर लिखा गया है, इमरजेंसी सेंटर में, लेबोरेटरीज में, जिसमें फाइनेंशियल में आपका हो गया बैंक, स्टॉक, इस सब में रहता है, जिससे सब कोई रखता है, ठीक है। और बैंक के समय तो रहता ही है क्योंकि कटना नहीं चाहिए पावर। तो हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ईपीएस। ईपीएस को हम लेंगे कैसे, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ईपीएस मतलब किसी को भी तो उठा के तो नहीं ले पाएंगे ना, लेंगे ना। आप दुकान में जाएगा, किसी को भी उठाए, पढ़ा लिखा रहने का क्या आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई भी उठा के लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, आपका मतलब क्या इज्जत रह जाएगा। आप क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आप लोग के रियल लाइफ में भी काम आएगा कि हम लोग कैसे यूपीएस लेंगे फ्यूचर में, अगर यूपीएस लेना होगा तो। इसमें देखिए पावर रिक्वायरमेंट कितना मतलब पावर देता है, ठीक है। बैकअप टाइम कितना है इसका आप देखिएगा, एफिशिएंसी कितना है, मतलब देखिए एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जितना आप इनपुट दे रहा है उसमें कितना देर आउटपुट निकल रहा है उसका। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी देख लीजिएगा, जिसमें स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फिक्स अच्छे से होगा, रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी, ठीक है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, कॉस्ट एंड आरओआई, नॉइस लेवल, मतलब कितना चिल्ला रहा है, आप हल्ला दिए और ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगा, हल्ला करने का मतलब होने की मतलब ज़्यादा आवाज़ करने लगा, तो समझ रहे ना। एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी, फैक्टर एंड कैपेबिलिटी, जिसमें कैपेबिलिटी हो गई, कितना कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेबिलिटी, और वारंटी एंड सपोर्ट, मैन्युफैक्चर रिपुटेशन, ठीक है। वारंटी ये सब देखिएगा कि नहीं, आप माल ला लिए 2 दिन बाद ख़राब हो गया तो क्या कीजिएगा, दुकान तो इसे नहीं लेगा बिना वारंटी वाला को, बोलेगा आप लोग पटक दिए होंगे, चाहे आप कुछ तोड़ दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, वो कर दिए होंगे, करेगा वो। तो हम लोग क्या क्या देखना है, हम लोग का बैकअप कितना देता है, सबसे पहले देखना पावर रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, पावर कितना चाहिए इसको, और फिर देखें बैकअप टाइम कितना देता है, इसका एफिशिएंसी कितना है। एफिशिएंसी मतलब इतना समझिए जितना आउटपुट ले रहा है, कितना वो रख रहा है, कितना दे रहा है, देना मेना आउटपुट, ठीक है। और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी देख लीजिए, टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी, ठीक है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इसमें देख लेंगे, ठीक है। कॉस्ट एंड आरओआई, आरओआई क्या है, ठीक है, कॉस्ट कितना, पैसा कितना है। मान लीजिए सस्ता सा कोई डुप्लीकेट सा था, आप पैसा को भर दिए तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। नॉइस लेवल देख लीजिए कितना चिल्लाता है, एक चीज़ आप लोग समझिए ना, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। तो वारंटी सपोर्ट कितना है, ये सब चीज़। तो हम लोग अब देखते हैं लास्ट में इसका यूपीएस साइजिंग के ऊपर, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक और बचेगा जो कि बैटरी है, ज़्यादा आप लोग नहीं है, हम शॉर्ट में ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास भी। नोट से आप लोग पढ़िए, बाकी इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए, ठीक है, ये दिमाग में छप जाएगा। हम बोल रहे हैं ना 5 बार देखिए, 5 बार लगातार देखिए, रोज़ देखिए एक बार वीडियो, कौन सा ज़्यादा 1 घंटा का तो मानी है लगभग। यूपीएस का साइज देखते हैं। तो यूपीएस साइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट कैपेसिटी ऑफ ए यूपीएस सिस्टम, ठीक है। यूपीएस साइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि डिटरमाइन करते हैं जितना कैपेबिलिटी है यूपीएस का सिस्टम का, इंश्योर रिलायबल कितना है, बैकअप कितना देता है, ठीक है, बैकअप कितना देता है इसमें, और पावर फॉर योर इक्विपमेंट, प्रॉपर साइजिंग इंश्योर दैट योर इक्विपमेंट, मतलब प्रॉपर साइजिंग, ठीक है, साइज कितना है, बड़ा सा उठा के लेके आ गए हैं, घुस रहा है ये नहीं, दैट योर इक्विपमेंट रन सेफली ड्यूरिंग आउटेज और वोल्टेज कंडक्शन, ठीक है। यही सब चीज़ देखना। यूपीएस साइजिंग मतलब प्रोसेस है जो कि डिटरमाइन करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं कितना कैपेबिलिटी है यूपीएस का, ठीक है, रिलायबल कितना है, बैकअप पावर कितना है, ठीक है, योर इक्विपमेंट, यही सब चीज़ है। आप लोग को देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको अपने से, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको से क्या अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो जैसे भी याद कीजिए पढ़िए बस। देखिए टाइम नहीं बचा हुआ है, 6 महीना फाँकी मार दिए हैं, फाँकी मार दिए, बहुत मार दिए फाँकी, समझ रहे ना, बहुत हो गया फाँकी, इतना नहीं फाँकी मारना चाहिए। आप लोग को समझ में तो आता नहीं है, बस दिन भर घूमेंगे इधर उधर करते रहे हैं, ठीक है।
हम समझ रहे हैं आप लोग क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बैटरी है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, यूपीएस साइजिंग, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी तो आप लोग सबके घर में देखे होंगे, तो आप लोग तो कैसे बैटरी लीजिएगा, सब लीजिएगा, तो आप लोग को अच्छे से हम लोग समझाते हैं अभी। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपका। तो चलिए यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों बैटरीज देखते हैं हम लोग। बैटरी क्या है? बैटरी क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या है? बैटरी इज ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। क्या है? डिवाइस है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ बैटरी क्या है? डिवाइस है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ। देखिए अब बैटरी के अंदर आपको सोचेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं, केमिकल एनर्जी रहता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर करता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इसको हम लोग को जब देना रहता है ऊपर में, आउटपुट में क्या फिर से स्टोर करे। देखिए लिया इलेक्ट्रिकल, रखा केमिकल, और आउटपुट में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फिर से आउटपुट मिलेगा हम लोग को। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे बैटरी क्या है। बैटरी इज ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये क्या है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन नीडेड। मतलब नीड के अनुसार हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। टाइप्स ऑफ बैटरी की बात करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ बैटरी में क्या क्या है? तो लीड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, और बहुत सारा बैटरी आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। और तो आप लोग पढ़ाते हैं हम पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी। लीड एसिड बैटरी सबसे पहले हम पढ़ाते हैं। हम लोग आपको तो बता दिए हम बैटरी क्या होता है। तो बैटरी एक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, और फिर हम लोग को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है, ठीक है। फर्स्ट में फिर लीड एसिड बैटरी हो गया। तो लीड एसिड बैटरी क्या होता है? लीड एसिड बैटरी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। क्या है लीड एसिड बैटरी? क्या है? जो कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मतलब पुराना है, ठीक है। लीड एसिड बैटरी क्या है? पुराना है, जो कि मोस्ट वाइडली यूज इन रिचार्जेबल बैटरी। ये टेक्नोलॉजी यूज इन कॉस्ट इफिशिएंट, रिलायबल, वेल स्टेब्लिश है, ठीक है। लीड एसिड बैटरी मतलब कि क्या है? एक बैटरी है जो कि बहुत पुराना है, बहुत ओल्डेस्ट बैटरी है, मोस्ट वाइडली यूज इन रिचार्जेबल बैटरी। तो रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। यूज आर कॉस्ट इफिशिएंट, रिलायबल, मतलब ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है, समझ गए। तो लिथियम बैटरी क्या होता है? लिथियम बैटरी हम लोग देखते हैं। लिथियम बैटरी क्या होता है? तो लिथियम बैटरी आर ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी नॉन फॉर देयर हाई एनर्जी डेंसिटी, लॉन्ग साइकिल लाइफ एंड। मतलब लिथियम बैटरी क्या होता है ना, फोन वाला जो बैटरी होता है, लिथियम बहुत मतलब रिचार्जेबल बैटरी भी है, और इसको हाई एनर्जी रहता है, डेंसिटी इसमें हाई, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब रहता है स्टोर करने का। लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जल्दी तो ख़राब नहीं होता है, पानी नहीं ना डालना पड़ता है लीड एसिड बैटरी टाइप का। एंड तो आप लोग समझ गए लीड एसिड बैटरी मतलब पानी जो घर में यूज करता है, ठीक है, कमर्शियल यूज, मोबाइल, लिथियम वाला मोबाइल में। एंड सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी क्या होता है? ऐसे में बैटरी क्या होता है? तो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी आल्सो नोन एज वैल्यू रेगुलेटेड लीड एसिड, ठीक है। इसको सील्ड मेंटेनेंस बैटरी क्या बोलते हैं? ऐसे में भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसएमएफ का सील्ड मेंटेनेंस बैटरी। तो इससे रेगुलेटेड लीड एसिड इसमें रहता है, ठीक है, बैटरी में। एंड आर द टाइप ऑफ लीड एसिड बैटरी डिजाइन बाय प्रोवाइड रिलायबल मेंटेनेंस फ्री परफॉर्मेंस। इसमें मेंटेनेंस फ्री मतलब कैसा रहता है ना, देखिए सील्ड मेंटेनेंस मतलब कि बहुत सारा मतलब रहता है इसमें, ठीक है, बहुत सारा बैटरी लगा हुआ रहेगा उसमें, मतलब आप लोग खराब जो भी हुआ उसको निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि देखिए मतलब क्या होता है ना इसमें, मतलब बहुत
इजी होता है मेंटेनेंस इसका। तो हम लोग देखते हैं मॉड्यूलर बैटरी क्या होता है। मॉड्यूलर बैटरी हम लोग देखते हैं। तो मॉड्यूलर बैटरी क्या है? मॉड्यूलर बैटरी आर डिजाइन टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल, स्केलेबल एंड रिलेबल एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या रहता है? फ्लेक्सिबल। मॉड्यूलर बैटरी बहुत अच्छा बैटरी होता है जो कि बहुत अच्छा एक एनर्जी अच्छा प्रोवाइड करता है, स्टोर सॉल्यूशन। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बैटरी, बहुत सारा बैटरी को टुगेदर फ्रॉम द लार्जर बैटरी सिस्टम। इसमें हम लोग बैटरी सिस्टम बना देते हैं। मॉड्यूलर बैटरी सिस्टम कहाँ पे? ऑफिस सिस्टम में देखिएगा, बड़ा बड़ा में बहुत सारा बैटरी लगा हुआ रहता है। ठीक है, और हर एक बैटरी कनेक्ट रहता है। ठीक है, बहुत सारा मल्टीपल बैटरी, मतलब बहुत सारा बैटरी रहता है इसमें। और अब हम लोग देखते हैं एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या होता है। तो एम्पियर आवर कैपेसिटी हम लोग को पढ़ना है। एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या होता है? तो एम्पियर आवर कैपेसिटी आल्सो नोन एज बैटरी कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं? बैटरी कैपेसिटी भी बोलते हैं एम्पियर आवर कैपेसिटी को। और इसको मेजर करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ए बैटरी कैन स्टोर। ठीक है, मतलब एम्पियर आवर बैटरी क्या है? मतलब कितना देर में, कितने टाइम के अनुसार कितना स्टोर कर रहा है। ठीक है, इतना कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं एम्पियर आवर कैपेसिटी। मतलब 1 घंटा कितना एम्पियर, 1 आवर में, मतलब 1 आवर जितना भी आवर, मतलब उसी को बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर आवर कैपेसिटी कितना स्टोर कर रहा है, अमाउंट ऑफ। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बैटरी कैन स्टोर, जितना स्टोर कर रहा है उसी को बोलते हैं एम्पियर आवर बैटरी। एच में इसको आप लोग नहीं बैटरी लेने जाते हैं तो बोलते हैं इतना एच का, 40 एच, 100 एच, 80 एच का रहता है, 120 एच। और देखते हैं हम लोग डेफिनेशन इसका क्या है। तो डेफिनेशन एम्पियर ऑफ बैटरी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। बस सिंपल सी बात, जितना करंट स्टोर करेगा टाइम के अनुसार एम्पियर आवर उसी को बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझा ही दिए थे ऊपर में। तो यूनिट इसका क्या है? 1 एच का 1 एम्पियर इंटू 1 आवर, मतलब 1 एम्पियर करंट कितना? 1 आवर में तो 3600 कूलम इतना रहता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर करेगा। अब क्या आप लोग समझ गए? एच को हम लोग क्या यूनिट क्या है? कूलम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इफिशियंसी के टाइप्स देखते हैं। तो इफिशियंसी का टाइप्स क्या क्या है? तो कॉलम्बिक और इफिशियंसी। तो कॉलम्बिक इफिशियंसी क्या होता है ना? मेजर चार्ज सब मेजर करता है। डिस्चार्ज इफिशियंसी इसको दो रहता है। ठीक है, इसको चार्ज और डिस्चार्ज दोनों को होता है। ठीक है, वोल्टेज इफिशियंसी का आता है मेजर वोल्टेज जो ड्रॉप ड्यूरिंग डिस्चार्ज के टाइम जितना ड्रॉप होता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है? मेजर एनर्जी एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है? मेजर्स एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज। ठीक है, मेजर एनर्जी स्टोर एंड रिलीज। ठीक है, एंड राउंड ट्रिप इफिशियंसी क्या होता है? RTE इसको बोला जाता है। तो मेजर ओवरऑल चार्ज डिस्चार्ज इफिशियंसी। मेजर ओवरऑल क्या क्या है इसमें? चार्ज डिस्चार्जिंग इफिशियंसी, ये सबको मेजर करता है दोस्तों। तो हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो वीडियो बने रही तो चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ बता दी कि आपको यूट्यूब पे कोई नई वीडियो पढ़ा रहा है, अभी कोई नहीं पढ़ा रहा दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हम आपके लिए वीडियो ला पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद तो दोस्तों ज़्यादा बकबक नहीं करते हम लोग। ठीक है, पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, उसके बाद आप लोग कुछ लास्ट में जो भी होगा बताएंगे आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, जो भी आएगा, कब आएगा, क्या होगा एग्जाम, है सबके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब दोस्तों आप देखिए, आप तो हम लोग बाकी सब हम लोग पढ़ लिए बैटरी के बारे में, बैटरी पढ़ लिए, बैटरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैटरी क्या होता है, हर एक चीज़ पढ़ लिए हैं। अब आप लोग बैटरी अब बोलिएगा खरीदेंगे कैसे? खरीदने जाइएगा तो आप लोग को पता रहना चाहिए ना। अब इंजीनियर बन के इंजीनियर का क्या फ़ायदा हो जाएगा बताइए? जबकि आपको बैटरी खरीदने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माँ छोड़िए, भाड़ में जाए बाकी सिविल वाला, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले को पता रहना चाहिए ना। बैटरी लेने गए पागल बना दिया कुछ भी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है, डिफरेंट एप्लीकेशंस कैसे कैसे हम लोग खरीद सकते हैं।
तो हम लोग जनरल मतलब जनरल कैसे करेंगे, तो वोल्टेज एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कितना कैपेसिटी है, वोल्टेज कितना है, आप लोग क्या वही सबसे पहले देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी एंड पावर डेंसिटी देखेंगे, ठीक है। और साइकिल लाइफ ड्यूरेबिलिटी, मतलब साइकिल कितना है, ये नहीं कि कोई भी उठा के लेके आ गए 2 घंटा चला उसके बाद बैठ के रोते रहिए। क्या बोलते हैं, पंखा पंखा चलेगा ये नहीं, और क्या बोलते हैं, कॉपी बस फाड़ लीजिए क्वाड, उसका ऐसे ऐसे करते रहेगा। समझ रहे हैं ना। सेल्फ डिस्चार्ज रेट, ये सब चीज़ देख करके लेना पड़ता है कॉस्ट। अब आपके पास 2000 रुपया है, ये है 2000 रुपया, आप बोलेंगे 10,000 रुपया लेंगे, तो इसे तो बिल आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसीलिए कॉस्ट को भी देखेंगे ना साथ में। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, ये सब को भी देखेंगे। इन्वायरमेंटल बहुत सारा है, गर्मी ज़्यादा हो गया तो ब्लास्ट व्लास्ट होने का कोई रहता है, डुप्लीकेट 2 सेकेंड हैंड माल, समझ रहे हैं ना, लोकल माल, समझ गए हैं। और सेफ्टी फीचर एंड सर्टिफिकेशन, मतलब इसमें कंपनी जो कि सेफ्टी फीचर क्या है, और कंपनी बकलोल कंपनी का लीजिएगा तो बर्बाद तो होगा ही, जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिएगा कंपनी कैसा है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेन करने के लिए कितना हम लोग साल भर में कितना पानी, 2 महीने में 1 महीने में कितना पानी डालना रहता है, ठीक है। तो पानी सब देख लीजिएगा कितना डालना रहता है। स्पेसिफिक कंडीशन एप्लीकेशन एंड कंसिडरेशन, सबसे पहले देखते हैं तो ऑटोमोटिव में क्या है, तो क्रैकिंग पावर, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर में इसमें करते हैं। और रिवर्स कैपेसिटी, डेप्थ एंड डिस्चार्ज, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, ये सब हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसमें डेप्थ में क्या है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंसिडर, इसमें क्या क्या चाहिए आप लोग को, तो आप लोग क्या रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसमें सोलर विंड है सबका, इसमें डेप्थ साइकिल कैपेबिलिटी, हाई डिस्चार्ज रेट रहता है, इसमें डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, लॉन्ग साइकिल रहता है, साइकिल थोड़ा ज़्यादा रहता है, और लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, और कैपेबिलिटी एंड चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपका हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी हम लोग चार्ज इसमें यूज करने के लिए, मतलब बहुत सारा चीज़ में किया गया यूज करने के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्रियल में क्या क्या यूज करेंगे, तो इसमें बहुत सारा रहता है, ठीक है, लॉन्ग इसमें रहता है। और मेडिकल डिवाइस, ये सब आप लोग देख लीजिए, खुद से पढ़ने वाला चीज़ है, ठीक है। आप लोग इतना तो पढ़ ही सकते हैं दोस्तों, हल्का हल्का है सब, हल्का हल्का रट्टा भी मारना पड़ेगा, कुछ कुछ रट्टा भी मारना पड़ेगा, सर समझ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को बता दें तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब बताते हैं आप लोग कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का तैयारी देखिए, मान लीजिए अभी हम 10 डे स्टडी प्लान भी दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से देखिए, हम बहुत चीज़ इसमें बताएं, बहुत चीज़ कैसे कैसे टाइम को डिवाइड करना है, तो दिन का आप लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। और हम भी जानते हैं आप लोग का कॉलेज तो चल नहीं रहा है, ठीक है, कॉलेज चल तो नहीं रहा होगा, हमको पता है, मेरे को भी, आप लोग कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग कॉलेज चल नहीं रहा अभी फ़िलहाल, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो हो गया होगा, अभी एग्जाम डिले हो रहा है, तो अभी तो कॉलेज बंद हो, घर पे बैठे होंगे या तो कॉलेज के हॉस्टल में होंगे। तो आप लोगों का पूरा दिन टाइम बच रहा है, तो पूरा दिन आप लोग देखिए वीडियो, अभी लेक्चर हम प्रोवाइड किए हैं, ये लेक्चर 4 बार 5 बार देखिए, इसको क्या नहीं समझ में आएगा, 10 बार देखिए, एकदम कितना 1 घंटा कब से कब है, 4 बार 5 बार देखिएगा, पक्का हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कम से कम 5 बार देखिए, ठीक है, 5 बार में आराम से आ जाएगा। बाकी नोट्स को पढ़िए, थोड़ा लिखिए, लिखने का तो टाइम नहीं है ज़्यादा, पढ़िए थोड़ा, मेन पॉइंट लिखिए, और बाकी जितना बोले हैं खुद से भी पॉइंट बना के नोट्स बनाइए, हल्का हल्का की नोट्स सब, जो कि एग्जाम में काम आएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम का तो कहा कहें, कुछ अता पता नहीं है, किसी को भी अता पता नहीं, सबका भरोसा एकदम गजब का इंसान है, ठीक है। बस इस चैनल पर आपको मिलेगा गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फालतू का सब कोई बना देते हैं, कल आएगा परसों आएगा, अभी तक नहीं ना आया। जीओटी के मेन वहाँ पे किसी को भी नहीं पता रहता है किसका क्या होने वाला है, ठीक है, किसी को नहीं पता रहता है जीओटी ऑफिस में भी, आप लोग समझ रहे होंगे ना। एंड तो किसी को भी नहीं पता रहता है, अभी रिजल्ट का तो कुछ अता पता नहीं है, आ ही जाएगा, इतना छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, उसके जगह में सेकंड सेमेस्टर बर्बाद नहीं ना करना है। और दोस्तों लास्ट में हम बताए थे कि पासवर्ड मिलेगा, तो पासवर्ड जो है आपका देखिए, उसका क्या है PDF का, देखिए R पूरा बड़ा लिखिएगा, ठीक है, R मेरा पूरा नाम, ठीक है, रंजन
सर गैप नहीं देना है, ठीक है। रंजन सर 77, ठीक है। और यहाँ पे अंडरस्कोर, बस इतना ही रहेगा। सटा करके लिख दीजिएगा, आ जाएगा। रंजन सर 77, यही आपका पासवर्ड है, वहाँ से जाके आप लोग ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को बहुत इस वीडियो में बहुत अच्छा समझ आए होंगे। और बाकी मेरा वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक आ रहा है रोज़ पर डे। बाकी हम लोग स्टैटिक एनालिटिक का भी आपका पढ़ा दिए हैं, जो कि पाइथन का भी कल शाम तक आपका टोटल पूरा पाइथन का पूरा यूनिट पूरा 100% आपका आएगा कल का। तो 100% आपका सिलेबस का पूरा कल आ जाएगा लेक्चर, एक ही लेक्चर में हम कराएंगे। तो लाइव क्लास तो हम नहीं ले पा रहे, बट ऑफलाइन क्लास हम ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, मतलब रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का है। हाँ मस्त हो गया रे, अरे साला हैंग हो गया रे।